Good evening, everyone. In this uncertain environment of pandemic, it's important that learning continues, even when it can't happen in person. BCIP is providing access to expert faculty and renowned physiotherapists throughout its webinar. I, Dr. Priyanka Sharma, Assistant Professor at Banarsi Das Chandiwala Institute of Physiotherapy, on behalf of whole BCIP family, welcomes each and everyone present here on the sixth webinar from the webinar series. Our eminent speaker for today is Dr. Shruti Sharma. Dr. Shruti is consultant physiotherapist at Metro Hospital and Heart Institute. She is not only a great physiotherapist but also a wonderful diabetic assessor, yoga and naturopathy instructor, and ACLS assessor as well. The topic of her webinar for today is Learn Basic Life Support and Save Lives. Very warm welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Good evening, everyone. And आजकल यू नो कि क्या सिनेरियो चल रहा है, कोविड का बहुत तगड़ा वाला सिनेरियो चल रहा है. एंड सॉरी, मैं इसी ड्रेसअप में मैं अभी आईसीयू से निकल के बाहर जस्ट थोड़ा सा चेंज करके आई. सो सॉरी, इसके लिए कन्विंस जो इनकन्वीनियंस हुआ है. एंड ये जो आज का वेबिनार है वो बेसिक टेक्निक्स बताई जाएंगी आप लोगों को कि आप कहीं भी, कोई रोड पे है या कहीं भी है, आपके घर में ही है, आप कैसे उसको रिवाइव कर सकते हो. हाउ यू आर गोइंग टू रिवाइव दैट पेशेंट और अ पर्सन और यू आर नोन टू in any scenario. So this is a just basic learning. That is not a degree, that is not a certificate that you can assess a patient, that you can do or something like that. Yes, we are getting a degree or certificate. No, you are not. But just basic concept कि if कुछ होता है तो just as the first aid you can give to the patient or your relative or your person or any other person on a roadside, on a hospital or any other place. So this is a basic concept, right? So ये बात मैं आपको पहले इसलिए क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि लोगों के दिमाग में रहता है, स्पेशली बच्चों के, कि हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा. नहीं, हमने ये वेबिनार अटेंड की थी तो हम एक सर्टिफाइड हो गए हैं, BLS ट्रेनर हो रहे हैं. नहीं, उसके लिए आपको पर्टिकुलरली एक BLS ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, उसके लिए एग्जाम क्लियर करना पड़ता है. सो हमें बस आपको एक टेक्निक बता रही कि कैसे कर सकते हैं. सो यहाँ मैंने आपको जैसे क्लियर किया कि हम सर टेक्निक बताएंगे कि आप उसको फर्स्ट एड कैसे दीजिए. इट इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट एड, नॉट योर ट्रेनिंग, नॉट योर सर्टिफिकेट. सो प्लीज बी क्लियर कि बार बार ये मुझसे ना पूछा जाए कि मैम, या आप किसी अथॉरिटी से ये ना पूछे कि सर्टिफिकेट मिलेगा या हम एक असेसर हो चुके हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं. उसके लिए आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा. अभी जैसे बेसिक टेक्निक करते हैं. BLS का मतलब क्या होता है, जस्ट पहले ये समझ में आ जाए कि BLS होता क्या है. सो इट इज बेटर टू नो फर्स्ट एड एंड नॉट नीड टू नो दैट इट इज नॉट नोन टू यू. ठीक है. सो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम किसकी जान बचा सकते हैं. हमें सिर्फ जान बचाने वाला चाहिए, राइट. उस समय तो कोई भी फर्स्ट एड प्रोवाइड हो सकता है. कोई भी इंजरी के लिए लाइफ सेविंग कर सकते हैं आप किसी भी तरह. उसके लिए किसी डिग्री की आपको जरूरत नहीं होगी. सो इट इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट एड BLS ट्रेनिंग जो मैं दे रही हूँ, राइट. BLS दो तरीके से होती है, एक एडल्ट और एक पीडियाट्रिक, राइट. सो एडल्ट में हम अलग तरीके से देते हैं और पीड्स में हम अलग तरीके से देते हैं. अप्रोक्सली हमारे पास कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं. यूरोप के हिसाब से जो दिखाया गया है, ये जो हम अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हार्ट इंस्टीट्यूट है या एसोसिएशन सोसाइटी है जो अमेरिकन हार्ट, उन्होंने जो एक सर्वे किया उसमें सबसे ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट से पेशेंट जाते हैं यूरोप में. सो उसी हिसाब से हम लोग चलें तो हम कार्डियक अरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. अदरवाइज बहुत सारी डेथ्स होती हैं, बट जो कार्डियक अरेस्ट से हम सर्वाइव कर सकते हैं पेशेंट्स को, वो BLS से हम कर सकते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट. नाउ दिस इज अ चेन ऑफ सर्वाइवल. अर्ली रिकॉग्निशन, आपको पहले पहचानना है कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट का है या ब्रेन डेथ का है या ब्रेन कुछ अबनॉर्मलिटी है. आपको पहले असेस करना है, अर्ली रिकॉग्निशन साइन, देन अर्ली CPR.
हमारे पास कुछ लिमिटेड टाइम होता है सीपीआर करने का और उसको रिवाइव करने का पेशेंट्स को। सो वो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपको पहले साइंस पहचानिए, अर्ली रिकॉग्निशन की पेशेंट आपका कार्डियक अरेस्ट का है या किसी और सिम्टम्स का है या चोकिंग की वजह से है। फिर सीपीआर डिफिब्रिलेटर जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको अच्छे से पता होगा, और जो नहीं करते उनको भी पढ़ने के दौरान पता लगता है कि डिफिब मतलब हार्ट को शॉकिंग देने के लिए। तो वो एक डिफिब्रिलेटर, अर्ली डिफिब्रिलेशन हम दे सके, और उसके बाद एक हम टीम को बुला सके जो उसको हॉस्पिटल ले जा सके, और उसके बाद की क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सके, राइट? क्योंकि हर चीज हम रोड पे नहीं दे सकते। तो ये दैट इज अ चेन ऑफ सर्वाइवल। Or you are going to proceed early recognition, call for help, early CPR, early defibrillation, and post-resuscitation care. So that is a chain of survival. Would you please keep your phone a bit closer, क्योंकि अब आवाज अब भी थोड़ी सी लोअर साइड पे है। और थोड़ा तेज करूँ? Is it audible? थोड़ा सा आप पास रख लीजिए फोन, या थोड़ा सा लाउडर, क्योंकि स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अभी ठीक है? हाँ जी मैम। अभी ठीक है? हाँ जी ठीक है, थैंक यू। Okay, thank you. Now, what is basic life support? It is a sequence of procedure performed to restore the circulation of oxygenated blood after a sudden pulmonary or a cardiac arrest. Right? So it is a sequence of procedure, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि it is a sequence कि आपने early recognize किया पेशेंट को, उसके बाद आपने CPR किया, उसके बाद डिफिब्रिलेटर दिया, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। दैट इज अ सीक्वेंस जिसमें आप हार्ट को ऑक्सीजनेशन कर दे रहे हैं, ऑक्सीजनेट कर रहे हैं, या पल्मोनरी या कार्डियक अरेस्ट से जो भी उसको हुआ है। तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर, राइट? सो इसमें बेसिकली हम पल्मोनरी कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन देते हैं और पल्मोनरी वेंटिलेशन परफॉर्म करते हैं, जो कि आपको पता है। थैंक यू. I will try to do it in Hindi also, so layman can also understand. Thank you. Chest compression means आप चेस्ट को रिवाइव कर रहे हैं, एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन मीन्स आप लंग्स को रिवाइव कर रहे हैं। सो दोनों चीजें हमें साथ साथ परफॉर्म करनी है। इस अभी जो कोविड का सिनेरियो, उसमें मैं आपको बार बार यही कहूंगी कि प्लीज डू नॉट परफॉर्म पल्मोनरी वेंटिलेशन एट ऑल। अभी तो हम लोगों के पास ये भी गाइडलाइन है कि हमें सीपीआर परफॉर्म करना ही नहीं है। अगर आपको कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट आपको मिलता है ऑन रोड, जस्ट कॉल एम्बुलेंस एंड सेंड हिम टू द हॉस्पिटल ओनली। वो सीधा वेंटिलेट ही किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्लोज सर्किट में आप जितना बच जाए उतना अच्छा है। इस समय कोविड के टाइम पे कोई भी पल्मोनरी वेंटिलेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मैं बताऊंगी कि हमारे लिए पहले क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, राइट? सो पहले हमें चेस्ट कंप्रेशन एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन, जो हमारा बेसिक सपोर्ट है, वो कार्डियक अरेस्ट के लिए हमें देना है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हमारे सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर क्या होते हैं? अप्रोच सेफली, चेक रिस्पॉन्स, शाउट फॉर हेल्प, ओपन एयरवे, चेक ब्रीदिंग, कॉल, चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रेथ्स। सो हम वन बाय वन एक एक स्टेप को लेंगे, हमें कैसे चलना है। ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। उनमें से एक भी स्टेप आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस फॉलो करने से ही आपके काम करेंगे। सो दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो आप बार बार करेंगे, तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको ये कैसे फॉलो करना है। तो फर्स्ट इज अप्रोच सेफली। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अप्रोच सेफली। अब आपको लगता है कि आपको रास्ते में आप जा रहे हैं, जाते जाते आपको लगा कि कोई आपके सामने गिर गया, राइट? अब वो भी बीच रोड पे गिरा, तो आप बीच रोड पे तो सीपीआर देना शुरू नहीं करेंगे। सो पहले आपकी सेफ्टी फर्स्ट है, पहले आप सेफ होने चाहिए, फिर पेशेंट की सेफ्टी। सो फर्स्ट सेफ्टी इज योर्स, देन द पेशेंट सेफ्टी। तो आप उसको पहले एक साइड लाइन पे या कोई ऐसी सेफ जगह पे जाएंगे जहाँ पे आप सीपीआर परफॉर्म कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, बीच रोड पे नहीं कर सकते, राइट? सो आपको उस चीज़ को ध्यान में हमेशा रखना है। इसीलिए मैंने कहा कि इस कोविड सिनेरियो पे हमारा सबसे पहले क्या है? अप्रोच सेफली। तो हमें क्या सोचना है कि हमारी सेफ्टी पहले होनी चाहिए,
तब हम दूसरों को सर्व करेंगे, राइट। सो पहले अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंग अगर हम उसको CPR देना शुरू करेंगे तो हमारे पास भी कुछ आएगा। इसलिए हम इस समय कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे कि हमें कुछ भी, हमें नहीं पता वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो इसलिए कॉल फॉर एम्बुलेंस एंड हॉस्पिटल के लिए भेज देंगे, ठीक। सो नेगेटिव उसमें जितने भी आप उसमें अंदर क्लोज उसमें जाएंगे सिनेरियो पे तो उतना बच सकेंगे। तो फर्स्ट इज अप्रोच सेफली। पहले सीन देखिए, अगर रोड पे है तो साइड में लाइए, घर पे है, बेड पे है तो उसे जमीन पे ले आइए, ठीक है। जहां पर है उसको उस जगह पे लाइए जहां आप भी सेफली कर सके और पेशेंट की सेफ्टी भी कैसी है। आपके पास कितने लोग हैं कितने नहीं, पहले भीड़ को हटाइए। एक दो लोग जो काम के लगते हैं आप उन्हें रखिए, ठीक। तो अप्रोच से नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चेक रिस्पॉन्स। नाउ चेक रिस्पॉन्स, मैंने आपको पहली बात कही कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये पेशेंट कार्डियक अरेस्ट का है या ब्रेन का। तो आपके पास एक बहुत कॉमन सी बात है कि अगर कार्डियक अरेस्ट का होगा तो आप अपनी सब जुगलूबिन सबको पता होगा, सब कान के पास यहाँ पे आप लोगों को पता होगा स्टेनोक्लेडोनोस्टेटिक मसल है, उसके पास जस्ट 2 फिंगर्स को देखिए, आप पैल्पिटेट करके देखिए, आप लोगों को फील होती है एक आर्टरी जाती है, आपको CVP लाइन भी वहीं से डलती है, तो उसको फील करिए, अपने आप से फील कीजिए। जब आप लोग उससे फील करेंगे कि वो पैल्पिटेट कर रही है और तो इसका मतलब हार्ट, और अगर नहीं तो ब्रेन। अगर वो फील नहीं हो रही है इसका मतलब कि हमारा हार्ट काम करना नहीं चल रहा है, मतलब काम करना बंद कर चुका है। और उसे हम कैसे करेंगे, ये थोड़ी ना कि हम बहुत देर तक देखते ही रहेंगे, नहीं। हम उसके लिए क्या करते हैं कि पहले हम उसका रिस्पॉन्स देखा हमें कि वो अनकॉन्शियस पड़ा है, राइट। हम उसको अनरिस्पॉन्स पड़ा हुआ है तो हम उसको पहले शेक करेंगे, राइट। उसको वहां पड़ा हुआ है उसको आवाज देंगे। अगर उसको आप जानते हैं, आप पर्सनली नाम से हेलो आर यू ओके, नाम से नहीं जानते तो बिना नाम के हेलो मिस्टर या मिसेस आर यू ओके, जो भी है उसको 3 बार पैक करेंगे। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम पल्स फील करेंगे। अगर वो थोड़ा सा हो या हाँ रिस्पॉन्स या कुछ भी रिस्पॉन्स देता है, दैट मीन्स चोकिंग की वजह से गए। ये 3 तरीके से, यानी कि चोक हुआ है कुछ, तो उससे पूछा जाएगा कि आपका कुछ चोक हुआ है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो वो नो हाथ या कुछ हिलाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये हार्ट की वजह से नहीं। तो हमें ये चीजें असेस करनी है और वो भी जल्दी टाइम रहते हुए असेस करनी है, जिससे हमें रेगुलरली असेस करते रहना। शाउट फॉर हेल्प, जैसे आपने देखा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप मदद के लिए, अगर अकेली जगह पे हैं या घर पे भी हैं, कोई है नहीं या कोई है 1-2 बंदा, तो उसको शाउट फॉर हेल्प, यू आर गोइंग टू शाउट। क्यों? क्योंकि आप अकेले सब चीजें मैनेज नहीं करेंगे कि एक जना कॉल करे, एक जना उसको CPR दे, ये पॉसिबल बहुत कम लोगों की वजह से होता है। या आप फटाफट से फोन ला सकें, फटाफट फोन लाएं, क्योंकि आपको एम्बुलेंस के लिए कॉल करना है। तो जस्ट शाउट फॉर हेल्प, अगर रोड पर है तो एक बंदा एम्बुलेंस के लिए कॉल करे और आप अपने CPR कर सकें, राइट। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम बाद में लें, क्योंकि उससे क्या है डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं जिस रिदम में बता रही होती हूँ वो मैं इधर उधर हो जाए। सो जो भी क्वेश्चन आंसर राउंड है हम बाद में लें तो चलेगा, प्लीज। तो अभी हम उसको शाउट फॉर हेल्प करेंगे, जो भी है आसपास उसको बुलाएंगे, उससे ये कहेंगे, और अगर भीड़ में है तो उनसे भीड़ में से एक बंदे को कहेंगे कि आप प्लीज एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और एक बंदा मेरी मदद के लिए आइए, राइट। तो ये करेंगे। नेक्स्ट इज हमारा होगा ओपन एयरवे। इस सिनेरियो में प्लीज मैं बार बार कह रही हूँ, कोविड सिनेरियो में ये बात फॉलो नहीं करेंगे हम, राइट। ये जनरल हमारा है जब हमारा कोविड नहीं था, राइट। तो इस सिनेरियो में हमने ओपन एयरवे, क्योंकि उसकी एयरवे में कुछ अटका तो नहीं है, वो चेक करने के लिए हम ओपन करेंगे। वो कैसे करते हैं, हम हेड को टिल्ट करते हैं, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी, सब दिखाऊंगी। अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कैसे हम करते हैं। कि हम अपने हेड को टिल्ट करते हैं, चिन को लिफ्ट करते हैं और ये जॉ थ्रस्ट प्रेशर पुश करते हैं और ओपन करके देखते हैं कि कोई सॉलिड मटेरियल तो नहीं है। अगर कोई सॉलिड मटेरियल तो पहले उसे निकालना जरूरी है, तभी आप रेस्क्यू ब्रीथ दे सकते हैं, वरना वो चुप हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए, हमने हेड को टिल्ट किया और जॉ को
हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट एंड जॉ थ्रस्ट। चिन को ऊपर की तरफ उठाया, हेड को टिल्ट किया और जॉ को आपको उसके हेड साइड पे आना पड़ेगा। ये नीचे से यहाँ से नहीं होगा, आपको उसकी हेड साइड पे पोजीशन लेनी पड़ेगी और तब उसकी हेड को टिल्ट करेंगे, चिन को लिफ्ट करेंगे और जॉ को नीचे से दबा। तो जॉ को आप उंगलियों से करेंगे तो ये नीचे की तरफ खोलेंगे, राइट। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मेरे पास एक छोटा सा मॉड्यूल है जो कि मैंने अभी छोटा सा अरेंज किया कि आप यहाँ से इसको पकड़ के जॉ को और थ्रस्ट कैसे देंगे वो आप इसको करेंगे, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। चेक ब्रीदिंग। अब हम ब्रीदिंग कैसे चेक करेंगे ये मैं आपको अभी आप सबको वो सब दिखाती हूँ। मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है जिसको मैंने एज ए मॉडल यूज किया है। हम उसका, आप सबको क्लियरली दिख रहा है? सबको दिख रहा है? यस मैम। थैंक यू। हमने उसका ये हेड लिफ्ट किया, चिन को हमने लिफ्ट किया और हमने यहाँ से पकड़ा हुआ है उसके जॉ को थ्रस्ट किया, राइट। ये ठीक है, ओपन करने के लिए। इसी तरह से हम उसकी ब्रीदिंग को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम कान उसके मुंह के पास लेके जाएंगे और देखेंगे कि आपका ये पार्ट एब्डोमिन उठ रहा है या जा रहा है, कितनी बार उठ रहा है जा रहा है, ये ब्रीदिंग हम, राइट। कभी कभी पेशेंट के पास एगोनल ब्रीदिंग होती है। एगोनल ब्रीदिंग आप लोगों को अगर आपने पढ़ा हो तो एगोनल ब्रीदिंग क्या होता है कि जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में आता है तो 40% पेशेंट्स में क्या होता है कि उसमें ब्रीथ नहीं होती, जस्ट वो दिखाता है कि वो सांस ले रहा है, मतलब एक्सपैंड हो रहा है, सांस नहीं होती है, वो सिर्फ गैस्पिंग स्टेट पे होता है। थोड़ी देर के बाद कुछ नहीं, तो वो गैस्पिंग स्टेट पे होता है, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना है आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग से। नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न जैसा होता है और गैस्पिंग पैटर्न जैसा होता है, उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। गैस्पिंग है मतलब कार्डियक अरेस्ट में है, उसके सांस नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमने ये सब चेक कर लिया, उसके बाद हमने एम्बुलेंस को कॉल किया क्योंकि एम्बुलेंस हमें बहुत ज़रूरी है। हम हर चीज़ मैनेज हम रोड पर या अपने घर पे नहीं कर सकते। आप हॉस्पिटल में हैं तो ये ठीक है, ओके, अदरवाइज आप जब तक आप उसको रिवाइव कर रहे हैं तब तक आपकी एम्बुलेंस पहुंच जाए, आप फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल करें। दिस इज अ स्लाइड रेफरिंग कि आपको कैसे पता लगेगा कि चोकिंग है या नहीं, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अगर उसको माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो आप पूछोगे उससे आर यू चोकिंग, तो वो यस बोलेगा, या सीवियर में है तो वो सारे वगैरह कुछ हिला के बोलेगा, राइट। अदर साइज में कैन यू स्पीक और कफ से पूछ सकते हो, कैन नॉट स्पीक और बीज या अनकॉन्शियस हो गया है थोड़ा सा पेशेंट, बट उसकी थोड़ी पता चल रही है, हल्का सा ब्लीडिंग है, तो आप समझ जाओगे कि यस कहीं चोक हुआ, वो हल्का सा उसको रिमाइंड देगा। तो सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन इसलिए हम कहते हैं कि पहले माउथ को देखते हैं अपना कि कहीं चोक, इस वजह से नहीं कि कोई माउथ पे कोई पार्टिकल है, कुछ खाने का सॉलिड मटेरियल खाते खाते ही चोक हो गया, इसलिए पहले वो चेक करना। हमें ये सीवियरिटी असेस करनी पड़ेगी कि कितना सीवियर है। सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है तो अगर अनकॉन्शियस है पेशेंट तो हम सीपीआर देना शुरू कर देंगे, और जब कॉन्शियस है पेशेंट तो हम उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं। अगर वो साइड लाइन में लेंगे तो साइड लाइन में आप उसको ये राइट एक ये थ्रस्ट बैक थ्रस्ट दे सकते हैं। एक एब्डोमिनल थ्रस्ट होता है पीछे से, या तो बिठा के पेशेंट को या खड़ा करके एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं उसको, राइट। वो भी मैं बताऊंगी कैसे दें। तो हम ये दो तरीके से कर सकते हैं। अगर कॉन्शियस है पेशेंट 5 बार ब्लो करेंगे पीछे से, और या फिर एब्डोमिनल थ्रस्ट पीछे से ऐसे उसको देंगे, ठीक। माइल्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी डिटोरेशन चेक करते रहेंगे और उसको खांसने के लिए बोलेंगे, खांसी करिए, बाकी जल्दी से खांसी कीजिए, या कोई भी है आप प्लीज खांसी, तो जितना भी छोटा मोटा पार्टिकल है वो निकल जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए मैंने आपको बताया किस तरह से हम बैक स्ट्रोक देंगे उसको साइड में लाके, तो जिससे वो निकल सके। 5 बार ब्लो करेंगे पीछे की। जनरली आप लोग जब पर्कस करते हैं हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस पेशेंट है, जैसे कि उनका स्पूटम वगैरह बाहर आ सके, तो वो वैसा ही पर्कस करते हैं, राइट। या खड़े करके, और आप खड़ा नहीं कर पा रहे, आपके हो सकता है कि जो विक्टिम है उसकी हाइट आपसे ज़्यादा बड़ी हो या वो बहुत लंबा हो, नहीं कर पा रहे, तो उसको एटलीस्ट बिठा दीजिए,
बिठा के उसको अनकॉन्शियस पे बिठा दीजिए, थोड़ी सी सेमी कॉन्शियस पोजीशन को उसको बिठा के एब्डोमिनल थ्रस्ट नीचे से ऊपर की तरफ ग्रिप बना दीजिए, ये करके उसको, क्योंकि नीचे से ऐसे अंदर से ऊपर ऐसे राइट। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए उसने ग्रिप बनाया और अंदर से पुश किया और ऊपर। नाउ 30 चेस्ट कंप्रेशन। हमें चेस्ट कंप्रेशन कैसे देने हैं ये मैं आपको बताती हूँ, कैसे देनी है, किस तरीके से देनी है। ये हमारा विक्टिम पड़ा है, हमें कहाँ देना है, किधर देना है, ये एंगल को ध्यान रखना। ये आपकी निपल लाइंस है, राइट। ये निपल लाइंस के जस्ट सेंटर में, यहाँ बीच ये रहा निपल। सेकंड एक्सिलेटर, ये सेकंड इंटरकॉस्टल रीजन पे, मिड एक्सिलेटर एंड पे आपने अपना डोमिनेंट हैंड को नीचे रखना है, राइट। डोमिनेंट हैंड को मैंने नीचे रखा, आपने, मेरा राइट साइड डोमिनेंट है, मैंने इसको नीचे रखा है, राइट पामर साइड पर। उसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड को ऊपर रख के ग्रिप बना दिया नीचे, ये देखिए ग्रिप, आप सबको दिख रही है ग्रिप, ये ग्रिप होनी चाहिए जिससे नीचे आपके ये फिंगर्स का पार्ट लगे और ये ऊपर आपका स्ट्रेट, राइट। सो मेरा ये डोमिनेंट हैंड है राइट साइड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मैंने उसको ऊपर रखा और उसके बाद मैंने इसकी ग्रिप बनाया, राइट। अब हमने क्या करना है, प्रेशर मैंने इसको देना है और हमें 30 कंप्रेशन बिना घूरे, एल्बो को स्ट्रेट रखना है, सिर्फ शोल्डर से प्रेशर जाएगा और एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए मैंने उसको प्रेशर देना है, राइट। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये जो हमें चेस्ट के कंप्रेशंस देने हैं, राइट। ये जो हमें चेस्ट के कंप्रेशंस देने, ये नहीं कि हम लगातार साइकिल की तरफ चले जा रहे हैं और चेस्ट के उसके लिए हमारे लग्स को वापस भी आना है, राइट। तो हमें कितने इंच, हमें 4 to 5 सेंटीमीटर डेप्थ, यानी 1 to 2.5 इंच तक हम नीचे ले जा सकते हैं चेस्ट कंप्रेशन करके, और उसे वापस रिवाइव भी करना है, मतलब उसे ऊपर आने देना है, फिर हमें कंप्रेस करना है। ये नहीं कि हम क्या होगा, उससे क्या है कि जो आपका ब्लड है वो रिफिल नहीं होगा, आप बार बार दबाए जा रहे हैं तो रिफिल कैसे होगा। सो हमें उसको उतना टाइम भी देना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, जैसे हम बाउंसिंग बॉल ऐसे खेलते हैं, ऐसे करना, ये लगातार नहीं चलना है, नहीं तो वो ब्लड जाएगा नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ही नहीं, तो हमारे कंप्रेशन का कोई फायदा है। कंप्रेशन हमेशा देते रहना है, कुछ भी केस हो रुकना नहीं, चाहे आपके पास 2 या 3 रस्सी के उत्तर हो तो उसके साथ आप जो 2-4 बंदे हैं उनको लगा दीजिए कि हाँ भाई, इसके बाद अगर कोई थक जाए तो दूसरा करे, क्योंकि ये कंप्रेशन सोचने नहीं है, अंटिल आपके पास डिफिब्रिलेटर है तो डिफिब करके तब हम रोकते हैं, अदरवाइज फिर उसके बाद फिर शुरू करते हैं। तो 30 कंप्रेशन चेस्ट कंप्रेशन देने हैं, हमें इस तरह की साइकिल्स कंप्रेशन की देती रहनी है। उसके बीच में 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रेथ्स माउथ के, जो कि अभी कोविड के सिनेरियो में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए, प्लेस द हील, जैसे मैंने आपको बताया, आपको इस तरह से हाथों को रखना है, एक के ऊपर एक करके लॉक करना है। रेट 100 पर मिनट होना चाहिए, डेप्थ 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इक्वल कंप्रेशन होनी चाहिए, रिलैक्सेशन भी साथ साथ है, बिकॉज वही मैंने बताया तो ऊपर आना है हाथ, इस तरह से आपके लिए लेवल को ऊपर आना है। तो आप उसको हर 2 मिनट में जो आपके ऑपरेटर्स हैं उसको चेंज करते रहिए, जिससे आप थक जाए तो दूसरा आपका वो प्लेस ले। नेक्स्ट स्लाइड। यस, नाउ नेक्स्ट इज 2 रेस्क्यू ब्रेथ। इसके बाद 30 कंप्रेशन, एक और हमारे पास अगर कोई है हेल्पर तो वो बीच में 30 कंप्रेशन जैसे खत्म होती है तो 2 रेस्क्यू ब्रेथ ऐसे माउथ टू माउथ। अब बीच में हम लोगों ने माउथ टू माउथ की जगह बीच में हम एक लिंट क्लॉथ या कोई भी हैंकी रखते थे कि डायरेक्ट हम नहीं देंगे। सो उसके चिन माउथ टू माउथ कैसे देते हैं, नोज को पिंच करके, ओ को खोल के 2 ब्रेथ देनी, ब्रेथ भी ऐसे एक ब्रेथ देनी है तो आपका जो चेस्ट है वो उठना चाहिए, पूरा ब्लो करना है। ब्लो कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Pinch the nose, take a normal breath. आप पहले normal breath लीजिए, place the lips over the mouth और a piece of lint cloth between mouth and lips आप रख सकते हैं, and blow the
ब्लो अंटिल द चेस्ट राइजेस, जैसे चेस्ट उठना चाहिए आपका चेस्ट जो है, क्योंकि मेरे पास वो मॉडल अभी अरेंज नहीं हुआ है। सो वो ये वाला जो चेस्ट पार्ट है, आप यहाँ से माउथ से दे रहे हैं और माउथ से ये आपका ये उठना चाहिए, राइट। ये उठे नहीं तब तक आप उसको देंगे, राइट। टेक अबाउट 1 सेकेंड एंड अलाउ चेस्ट टू फॉल, 1 सेकेंड तक देखिए और उसके बाद चेस्ट को वापस नीचे आने को दें। सो 2 ब्रेथ आपको ऐसे देनी है, राइट। एंड फिर उसके बाद कंप्रेशन फिर शुरू चलते रहना है। तो आप 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ, इस तरह 100 ब्रीथ्स पर मिनट चलते रहना है। नेक्स्ट स्लाइड। आप सबको पता है कि हमारा टाइटल वॉल्यूम 500 to 600 ml होगी, तो उसी हिसाब से हमें कंप्रेशन और ये इसका चलते रहेगा। स्केलेट जो है हमारे इतना चले कि विक्टिम के पास उतना टाइटल वॉल्यूम की आपके पास एयर चली जाए और वो कंटिन्यू हमें 100 पर मिनट पे चलती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए 30 पे हमने कंप्रेशन से यहाँ पे दिए और उसके बाद 2 ब्रेथ्स दिए। 30:2 का रेशियो ये एडल्ट के लिए है, राइट। और पीडियाट्रिक्स में ये रेशियो अलग हो जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए आप एक सी चीज तो नहीं कर सकते, तो बच्चों के लिए अलग हो जाता है। वो बच्चे, हाँ ये आपको ध्यान रखना है कि चेस्ट की साइज कितनी है। कभी कभी हमारे पास बच्चे ऐसे होते हैं कि लगते तो हमें वो 8-10 साल के हैं, बट उनके चेस्ट के साइज जो विड्थ है वो बहुत कम होती है, तो छोटे बच्चों से भी बहुत कम होती है। सो उसके हिसाब से हमें उस तरीके से हमें रेस्क्यू ब्रेथ्स और उसी तरह से कंप्रेशन देना, राइट। नेक्स्ट, ये हमने आपको सारे जितने भी हमारे पैटर्न थे हमें क्या फॉलो करने, अप्रोच सेफ्टी, सीन सेफ्टी होनी चाहिए, पहले आपकी सेफ्टी, देन विक्टिम की सेफ्टी, एंड कॉल फॉर चेक रिस्पॉन्स। यहाँ से आपने इसको काउंट करने हैं। आपकी काउंटिंग कैसे करनी है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह रिवर्स काउंटिंग करनी है, राइट। इस तरह से काउंट करने रिस्पॉन्स, देन शाउट फॉर हेल्प, हेल्प के लिए बुलाना है, क्योंकि अकेले नहीं करना है। देन ओपन एयर में एयर में देखना है कि कोई चोकिंग पार्टिकल तो नहीं है, कोई सॉलिड पार्टिकल तो नहीं जिसने चोक किया है। चेक ब्रीदिंग पैटर्न ऑल्सो साइड बाय साइड एंड कॉल फॉर एम्बुलेंस एंड स्टार्ट गिविंग द कंप्रेशन, 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आपको आजकल बहुत जगह, चाहे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर आपको डिफिब्रिलेटर मशीन AED कहते हैं उसको, वो आपको आराम से हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। ये ऑटोमेटिक डिवाइस है आपका, और एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का AED कहते हैं इसको, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिवाइस। ये आपका क्या करता है कि आपको डिफिब्रिलेशन, हार्ट को शॉक देता है, जो कि जनरली हम हॉस्पिटल में ICUs और इमरजेंसीज में देते हैं पेशेंट्स को शॉक, से वो आपको जनरली इससे देता है। ये डिफिब मशीन से आपको जनरली बड़े बड़े मॉल्स में भी मिल जाएगी, और आपको पता करके कि भाई कहाँ मिलती है, तो वो वहाँ आपको एक अरेंज की जाती है, छोटी सी ऑटोमेटिक मशीन से। ये कैसे देनी है? अगर आपको कहीं ऐसा पेशेंट मिलता है तो पहले आप कंप्रेशन दें और AED मशीन के लिए आप कॉल कर दें, अगर आपको पता है कि वो वहाँ पर है, चाहे एयरपोर्ट है या आपका रेलवे स्टेशन या किसी मॉल में है। नेक्स्ट स्लाइड। ना अटैच AED अटैच करने के लिए उसमें कुछ नहीं करना होता, वो लेमैन भी कर सकता है, क्योंकि उसमें सब वर्बल वॉइस कमांड्स होती हैं, वो कमांड्स आपको फॉलो करनी होती है। उसमें अटैच करने के लिए 2 पैड्स होते हैं, जो कि आपको पैड्स कैसे लगाने होते हैं, एक पैड आपको इस एरिया पे राइट साइड पे और एक अपेक्स पे यहाँ पे लगाना होता है, हाथ पे यहाँ पर, यहाँ पे 2 पैड्स होते हैं, तो आपको अटैच करने होते हैं बेयर चेस्ट पे, ठीक है। आपको उसको कपड़े हटाकर उसके बेयर चेस्ट पे आपको उसको 2 पैड्स हटाना होता है। मशीन अपने आप ऑटोमेटिकली बोलती है कि स्टार्ट हो गया है, आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर फिर उससे कहता है कि ऑल क्लियर। जब सब चीज़ें आप अटैच कर देते हो, लगा देते हो, तो वो कहते हैं ऑल क्लियर, साइड्स क्लियर, बिकॉज आपको जब आप पेशेंट्स को लगा देते हैं उसके बाद आपको उस मशीन के आसपास और पेशेंट्स के आसपास नहीं होना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, बट अपने आप को टच नहीं करना, वरना आपकी रिदम वो पकड़ लेगा। तो आपको उसकी रिदम पकड़वानी है, अपनी रिदम में, तो उससे थोड़ा सा दूरी रखकर, मतलब उसकी बॉडी को ना टच करते हुए ऑल क्लियर यस, और वो बटन दबाना है। वो एक शॉक डिलीवर करेंगे। शॉक डिलीवर करने के बाद स्टार्ट से किया, फिर से वही 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ, जब तक कि पेशेंट रिवाइव नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड। ये
कुछ और जो हमारी एडीज हैं वो ऑटोमेटिक हैं और कुछ के हमें अपने आप हमें सेट करना पड़ता है उनको, वो आजकल नहीं है। वो आजकल हर जगह ऑटोमेटिक ही है जो अपने आप से खुलती है और अपने आप ही वो वॉइस कमांड देना शुरू कर देती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए प्लेसमेंट, एक यहाँ पर, एक राइट साइड पर, एक लेफ्ट साइड पर। आपने देखा उसको वहाँ पे प्लेस कीजिए, वो उसकी पिक्चर्स भी हर एडी मशीन पर बनी होती है। मैंने बोला कि हर लेमैन, कोई भी लेमैन है, गाँव का भी इंसान है, वो पढ़ के समझ सकता है, हिंदी इंग्लिश सब में लिखा होता है और आप उसको देख कर चुका सकते। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए वो पेशेंट के साथ से हटते हैं और उसके बाद उसने ऑल केयर, डू नॉट टच द विक्टिम। आप विक्टिम को टच नहीं करेंगे तो बोले पाते हैं, क्योंकि उसकी रिदम पकड़ नहीं है, आपकी नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। स्टैंड क्लियर एंड डिलीवर शॉक। जब वो पूछ लेगा कि आप स्टैंड क्लियर मतलब कोई नहीं है आसपास, वो फिर शॉक डिलीवर करेगा। ठीक, चेक कर। नेक्स्ट। उसके बाद हमने फिर वही बोला कि आपको फिर कंप्रेशन शुरू कर देना। जैसे शॉक डिलीवर हुआ, सब फटाफट से आपने शॉक डिलीवर करना, वही 30 कंप्रेशन स्टार्ट कर देना। इस तरह हमको जब तक कि पेशेंट को हम बचा नहीं लेते तब तक, या हमारे पास एम्बुलेंस या कोई हॉस्पिटल से स्टाफ नहीं जाता, तब तक हम ये रिवाइव करने के लिए करते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। रेस्क्यू पोजीशन। अगर पेशेंट रिवाइव हो गया, तो जरूरी नहीं कि पेशेंट आपसे रिवाइव ना हो, इस स्थिति में ही हो जाए, तो नेक्स्ट में हम जब उसकी रेस्क्यू पोजीशन की होती है, साइड लाइन में उसको करेंगे। आपका जो भी साइड लाइन में आपको करना है, बेसिकली हम लेफ्ट साइड को आप रखते हैं और राइट साइड को लो रखते हैं। राइट साइड में अपना राइट लेग, लोअर लिम्ब को अपने स्ट्रेट रखा, राइट अपर लिम्ब को भी अपने साइड से फोल्ड किया है और लेफ्ट वाले को आपने हाथ कान के नीचे या हाथ सर के नीचे रखना है और ये आपको रेस्क्यू पोजीशन, लेफ्ट लोअर लिम्ब को ऊपर थोड़ा सा बेंड नहीं करके रखना है। दिस इज कॉल्ड रेस्क्यू और रिकवरी पोजीशन। राइट। इसके बाद ये नहीं है कि अगर एम्बुलेंस आ जाए तो उसे ऐसे भेज देना, नहीं पेशेंट तो रिवाइव हो गया, नहीं। आफ्टर उसके बाद का प्रोसीजर, उसका प्रोसीजर जो है नेक्स्ट वो करना कि क्यों हुआ कार्डियक अरेस्ट या क्या सिम्टम्स है, नेक्स्ट तो नहीं हो जाएगा, तो उसकी रिकवरी हमने सिर्फ कर दी है। उसके बाद का प्रोसीजर हॉस्पिटल में होगा। तो दिस इज, अगर वो स्ट्रेट लाइन में है क्योंकि आपने सीख किया था तो स्ट्रेट लाइन होगा, उसको साइड लाइन में लाने के लिए हमें कैसे करना है, उसको इस हाथ को राइट साइड को फोल्ड, अपर लिम्ब को फोल्ड किया एबडक्शन में, एबडक्शन करके और उसके बाद हमने नेक्स्ट हम उसको साइड लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे, अगर आप अकेले हैं तो ये सिचुएशन दर्ज किया, अगर आपके साथ में कोई है तो आपके हेल्प के लिए ये साथ दिया जाएगा और उसके बाद उसको इस वाली पोजिशन पे लाना, रिकवरी पोजिशन। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने आपको सारी चीजें अभी आपको समझाई कि अप्रोच से ही आपको कब क्या करना है, चेक रिस्पॉन्स चेक करना, शाउट फॉर हेल्प, ओपन एयरवे, चेक ब्रीदिंग पैटर्न, कॉल फॉर एम्बुलेंस और हॉस्पिटल, 30 कंप्रेशन एंड टू रेस्क्यू। अगर आपके पास एडी मशीन है, जैसे कि मैंने बताया एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे, तो वही रिदम को फॉलो करते हुए 30 कंप्रेशन से पहले एडी मशीन अटैच कर लीजिए, उस कमांड फॉलो कीजिए और 30 कंप्रेशन वर्क हो जाए, तब तक कि पेशेंट आपका रिकवर नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ qualified help arrives and takes over, the victim starts breathing normally, rescuer become exhausted। ये हमारा तब तक चलेगा कि अगर हम थक गए तो नेक्स्ट हम किसी अगर कोई कैंडिडेट की बात देते हैं और उसके बाद हमारे पास, अगर आप थक गए और कोई आप ही अकेले हैं तो आप जो एम्बुलेंस आपने कॉल की उसको हैंड ओवर कर दीजिए और वो आपकी आगे का पार्ट वो कवर अप करेगी। ठीक है, इसीलिए हमने कहा शाउट फॉर हेल्प और कॉल फॉर एम्बुलेंस। नेक्स्ट स्टेप। नाउ पीडियाट्रिक बेसिक लाइफ सपोर्ट, इस सम थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा इसमें हम पीडियाट्रिक कितने से कितने तक का मानते हैं और उसमें हम क्या क्या दे सकते हैं। अगर हमारे पास बच्चा है 4 से 8 साल तक, तो उसकी चेस्ट पे हम 1 हैंड चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं एंड ब्रेथ हमें वही 2 देंगे 4 से 8 साल तक। जो उससे भी छोटा पीडियाट्रिक में आता है, जो 1 से 4 साल तक में आता है, तो हम डिपेंड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, उसकी चेस्ट की साइज कि हम उस पर 1 हैंड कंप्रेशन देंगे या 2 होल्ड।
अगर मेरे पास एक छोटा सा दीदी वाला बच्चा है तो उसके ऊपर हम पूरा 2 हाथ में या 1 हाथ से नहीं, हम उस पर हम थंब से भी कर सकते हैं, बट हमें इस पे 15 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है, यहाँ 30 कंप्रेशन से काम है, यहाँ 15:3 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप इससे कर सकते हैं या 2 फिंगर इससे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इसलिए कर सकते हैं हम 2 पे, राइट। सो ये डिपेंड करता है कि बच्चे की वेट कितनी है, साइज कितना है चेस्ट का, वो उसके हिसाब से हम उसको चेस्ट की कंप्रेशन हाथ के हिसाब से देते हैं। नेक्स्ट आपका जो बाकी के बच्चे हैं जिनका एज है आपकी 12-14 साल की, उनको आप सीनियर के एडल्ट के हिसाब से ट्रीट करेंगे, उसको हम पीडियाट्रिक्स उसमें भी ट्रीट करेंगे। दैट डिपेंड्स कि हमारे इन्फेंट कैसे है। न्यूबॉर्न में तो आप सिंगल एक फिंगर से या थंब से भी करेंगे। जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं उसमें हम एक थंब से भी या एक फिंगर से भी करेंगे तो भी चलेगा, या आप सिंपल से पीछे से आप यहाँ से आपने पकड़ रखा है बेबी को, उस हमें कंप्लीशन दें, राइट। ये भी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। हमें वही प्रोसीजर फिर से वही अपनाने हैं जो कि हम अभी तक एडल्ट में करते आए थे। हमें कि वो अनकॉन्शियस सा पड़ा है, उस बच्चों में मिलना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि उनकी जो फैट होता है वो ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से हमें इसको भी असेस करना है। नहीं मिलना है तो सबसे पहले एम्बुलेंस और हेल्प के लिए बुलाना है, ठीक है। और उसको तो आप नाम लेके नहीं बुला सकते, जस्ट उसको देखेंगे, करके देखोगे कि हाँ वो कुछ रिस्पॉन्स करना नहीं कर रहा है। बच्चे एस्पिरेट कर जाते हैं, एस्पिरेशन के टाइम पर आप उसको कंप्रेशन तो दीजिए, ठीक है, कंप्रेशन दीजिए और तब तक आप कॉल या एम्बुलेंस को बुलाइए, क्योंकि एस्पिरेट बच्चा कर गया साइड लाइन पर फटाफट से आप उसको कंप्रेशन दीजिए क्योंकि हार्ट चोक हो जाएगा, ठीक, वो जरूर करना है आपको। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए बच्चे का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए सबसे बेस्ट है आप उसकी जो है वो भी देख सकते। बच्चों के लिए यहाँ पर जो कि देखना बहुत मुश्किल काम चलता है, तो आप उसको हम जो है ब्रेकिंग एक्टिविटी ले सकते हैं, ये सब हम चेक कर सकते हैं। बच्चों में हमें क्या करना है कि उनकी गैस्पिंग स्टेट की, अगर उसकी गैस्पिंग बच्चों में बहुत जल्दी पता लगती है कि अगर उसकी गैस्पिंग स्टेट में है तो गैस्पिंग स्टेट में है तो हम उसको CPR दें और हर 10 मिनट हर 10 सेकेंड में उसको चेक करते रहें कि हाँ आ रही है रिदम या नहीं है। हम एडल्ट्स में ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद कि हम 5 साइकिल्स 100 कंप्रेशन पर मिनट की, उसके बाद हम अपनी ये पल्स चेक करेंगे, मगर बच्चे में हर 10 मिनट बाद आपने चेक करनी है। ये डिफरेंस है बच्चों में और बड़ों में। बड़ों का कंप्रेशन हमने बताया कि आप अपनी नी को फोल्ड करके खड़े हो जाएंगे, इस पोजीशन पे आप लाइट लेके आएंगे और आपका शोल्डर से प्रेशर लगना है, आपके एल्बो को स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल प्रेशर शोल्डर वाला सीधा आना चाहिए और आपका लिफ्ट होना चाहिए। बच्चे के एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में मैंने आपको ये बताया कैसे करना है। 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स मुंह से माउथ टू माउथ आपको देनी है, जिससे कि आप उसका चेस्ट लिफ्ट अप होना चाहिए, उसके बाद छोड़ देना है, उसको नीचे आने देना, फिर उसके बाद लिफ्ट करना है। ब्रेथ दोनों में 2 ही रहनी है, सिर्फ कंप्रेशन का थोड़ा सा डिफरेंस है 15 का और उधर था। हमें मैंने आपको बताया कैसे हमें चेस्ट कंप्रेशन हमें देखना है और कहाँ पे फॉलो करना है। ये भी ऐसे ध्यान रखना है कि कई बार होता है कि रिब्स ब्रेक हो जाती है क्योंकि हम इस तरह से कंप्रेशन देते हैं, ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट हमें उसमें रिब्स नहीं, उस समय में पेशेंट की लाइफ बचानी है, सो हम उसके लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम पे देकर प्रेशर देकर देंगे, बट इतना प्रेशर नहीं देना है कि उस पर आप चढ़ ही जाए, ऐसा नहीं करना है। आपने स्ट्रेट रखना देना है नॉर्मल और वो प्रेशर देकर उसको जस्ट हमें हार्ट को रिवाइव करना है, हमें रिब्स नहीं तोड़नी है। कोशिश ये करनी है कि हमें सिर्फ उतना प्रेशर देना जिससे हम स्टर्नम से अपने जो रिब्स को उसे 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे ला सकें और उसके बाद रिवाइव कर सकें। उससे ज़्यादा प्रेशर हमें नहीं देना है। आप किसी मॉडल पे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आएगा,
या आपके पास कोई प्रैक्टिस के लिए तो पिलो है, तो पिलो पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये कैसे करना है। एक और बात कि हम कई बार कंप्रेशन देते देते कभी कभी स्किन भी रप्चर हो जाती है, लीवर पे भी इफेक्ट हो जाता है, तो इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बाधा दिया कि आपको वापस उस चेस्ट को वापस आने देना है, ठीक है। आपको ये नहीं कि आप बस प्रेस करते चले जाए, आपको चेस्ट को ऊपर भी आने देना और नीचे भी आने देना। तो 4 to 5 सेंटीमीटर नीचे जाने के बाद उसको ऊपर आने के लिए फिर प्रेशर देना। ये नहीं करना है कि आप प्रेशर देना, तो एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा जिससे लीवर और स्किन में बहुत सारा। सो ये मैंने आपको भी बताया कि 2 फिंगर जस्ट बिलो द स्टर्नम, निपल्स के जस्ट बिलो द निपल्स, हमें ये जो निपल्स है उनके जस्ट बिलो यहाँ पर हमें 2 फिंगर से ये कंप्रेशन। इसमें क्या किया, देखो प्रेशर दे रही हूँ तो इस प्रेशर में वापस भी आ रहा है, आपको अपने बाउंस ही फील होना है यहाँ वापस आ रहा है। तो आप ये देते जाएंगे तो उसे वापस आएगा ही नहीं, इसलिए इस चीज से हमें यस मैंने आपको अभी बताया कि हम बच्चों में ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ऐसे पता कैसे कर सकते हैं, और बड़ों में हमने ये बताया कि एब्डोमिनल है। ये हमारे हॉस्पिटल का सिनेरियो है जहाँ पर हमें जो मास्क होता है वेंटिलेटर मास्क जिसे हम कहते हैं, उसको हम माउथ पर रखते हैं, वो भी हम एयर बैग से हम करके देते हैं। ये हॉस्पिटल सिनेरियो में, ये आपको जनरली रोड्स पे नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये हॉस्पिटल्स में होगा या किसी भी नर्सिंग होम पे ही होगा कि आप बैगन मास्क या ये सारे बैग्स को माउथ टू माउथ रखते हैं और मास्क जो हम देते हैं प्रेशर उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें तो हम सारे वेंटिलेशन के उस पर हैं, जब हम वेंटिलेटर पर डालते हैं उससे पहले का। तो ये हमारा पार्ट हमें जब हम हॉस्पिटल में आ जाएंगे, एम्बुलेंस में पेशेंट को शिफ्ट कर दिया, उसके बाद हमारा हॉस्पिटल जो भी है वो टेक ओवर कर लेगा। तो वो अपने हिसाब से वो मास्क को डाल के होल्ड करना, वो हम अलग टेक्निक है जिसे हम ACLS कहते हैं, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। तो एडवांस फील्ड है जिसमें हम मेडिसिन कौन सी अपलोड करेंगे, क्या डालेंगे, क्या पेशेंट को रिवाइव करने के लिए, अगर वो ब्रेडिकार्डिया से आया है या उस एक ने मुझे अभी क्वेश्चन नहीं पूछा, जो पूछा गया वो हाइपोग्लाइसेमिक और उसके लिए। सो वो सारी चीज़ें हमारी एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में आती है, बेसिक लाइफ सपोर्ट में नहीं आती हैं। ये सब चीज़ें हम सीखते हैं कि ब्रेडिकार्डिया में हाइपोग्लाइसेमिक हुआ, हाइपरग्लाइसेमिक हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें उसके साथ साथ हमारी मेडिसिन चलती है। हम रोड पर कोई मेडिसिन नहीं चलाते और उसमें हम डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते कि वो हाइपोग्लाइसेमिक में गया है पेशेंट के किस में गया। हम CPR देना पड़ते हैं, राइट। तो क्योंकि हमें पेशेंट को रिवाइव करना होता है। तो अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ है और हाइपोग्लाइसेमिक वजह से हुआ तो स्वेटिंग भी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है पेशेंट्स को, ठीक है। और उसमें हार्ट अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो पता लग जाता है, क्योंकि हार्ट तो कर रहा होगा, क्योंकि अगर हाइपोग्लाइसेमिक में है तो थोड़ा बहुत हार्ट करेगा, ब्रेन चला जाता है। तो इसलिए उसको हमें डिफ्रेंशिएट उस हिसाब से करना। ये बच्चा है, ये आप उसकी एज 6 या 7 साल या 8 साल होगी। इसमें डीफेब लगाने का वही तरीका है, क्योंकि एडल्ट AED मशीन भी अलग आती है और उसमें मशीन तो वही होती है, बस उसमें पैड्स अलग होते हैं। अगर आपके पास, जैसे मैंने बताया कि अगर मॉल्स और इन सब में होते तो उसमें पैड्स अलग होंगे, मशीन वही होगी और बच्चों के लिए अलग होंगे और उसमें एज ग्रुप भी लिखा होता है, उसमें शायद लिखा होता है। तो उसको उसी हिसाब से पोजीशन हुई है पैड्स को पोस्ट करने की, यहाँ पर किया और एक किया और वही सीन हुई है कि आपको वहाँ से हटना है और उसके बाद आपको मशीन अपने आप ऑटोमेटिकली बोलेगी और वो एक शॉक डिलीवर करेगी, उसके बाद अपनी कंप्रेशन शुरू कर देना है। तो बच्चों के लिए सिर्फ पैड्स के साइज चेंज होते हैं, उन्हें अपने आप ही फीड होता है कि उसमें कितना वो देगा शॉक। इसको मैं आपको बता चुकी कि हमें पैकिंग किसकी ACLS की जगह ACLS का है BLS की जगह, कि हमें कौन कौन से एल्गोरिथम फॉलो करने होते हैं कि अगर पेशेंट या बच्चा कोई भी रोड साइड पे है, कैसे हमें रिस्पॉन्स चेक करना है, जो कि मैंने सीक्वेंस बताया है। सीक्वेंस इसमें अभी तक हमने जो बताया कि एक रेस्क्यूअर है तो हमें क्या करना है, एक रेस्क्यूअर है तो आपके पास अगर फोन है पास में, पहले कॉल करेंगे, आप 3 सेफ्टी देखेंगे, ऊपर है या नीचे है, पेशेंट कहाँ है, उसे सेफ्टी साइड पर लेंगे, अपनी सेफ्टी लेके। बेड के ऊपर आप CPR नहीं कर सकते, तो एक हार्ड सरफेस पर आप CPR कर सकते हैं जिससे वो बाउंस बैक, बेड पे बाउंस बैक नहीं होगा। सो आपने वो सेफ्टी सिनेरियो देखना है, उसके बाद पेशेंट को लाना है, उसको
रिस्पॉन्स पूछना है कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो कॉल फॉर हेल्प, कोई आसपास है तो उसको भी पास में से बुलाइए और कॉल कीजिए एम्बुलेंस को। तब तक एम्बुलेंस आएगी और आप सीपीआर कीजिए। 2 रेस्क्यूअर हैं तो एक ब्रेथ देगा, एक कंप्रेशन देगा, क्योंकि ये एक रेस्क्यूअर है तो पहले वो 30 कंप्रेशन देगा और 2 ब्रेथ देगा, फिर 30 कंप्रेशन देगा, 2 ब्रेथ देगा। इस तरह से बच्चों में 15 कंप्रेशन देगा, 2 ब्रेथ देगा, 15 कंप्रेशन। 2 लोग हैं तो 1 कंप्रेशन देगा, ब्रेथ देगा। वो साइड को चेंज भी कर सकते हैं, जो कंप्रेशन दे रहा है वो ब्रेथ देना शुरू कर देगा और जो ब्रेथ दे रहा है वो कंप्रेशन, बिकॉज एक ही जना करके थक जाएगा। तो हम वो इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो एक रेस्क्यूअर है आपके पास या 2 रेस्क्यूअर है, मल्टीपल रेस्क्यूअर है, तो एक जने को आप बोल दीजिए अगर बहुत सारे लोग हैं तो एक कॉल करेगा, एक रिस्पॉन्स करेगा, एक ब्रेथ देगा, एक सीपीआर देगा, एक काउंट करेगा हमने कितने कर दिए। तो उस हिसाब से अगर मशीन कहीं से अवेलेबल हो, अगर आप मॉल वगैरह में हो तो ये भी आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं, मॉल से वगैरह से, तो वो अरेंज करिए, तब तक आप सीपीआर दें। ये जो आज मैंने दिया है वो सिर्फ बेसिक है, बहुत बेसिक है। तो एडवांस भी है और इस बेसिक का भी बहुत ज़्यादा एडवांस है, जो कि सिर्फ मैंने लेमन की तरह आपको अगर रोड पे है या कहीं है आप कर सके वो बताया है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके डिजीज़ के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो बाकी के मेडिसिन पार्ट्स हैं वो एडवांस कार्ड के ऐसे हैं जो कि मैंने इसमें। थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am, for providing such a profound knowledge of the subject. BCIP is so much grateful to you, ma'am, for your time. और आप लोग थैंक यू, आप लोगों ने इतने ऐसे क्वेश्चंस में सुना, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you once again, ma'am, for your contribution.